हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोर कंसेप्ट्स। आज हम सोल्व करने वाले हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जिसका कोड है 041, क्लास 10th सेशन 2021 टू 22 टर्म 2। ओके, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। स्कीम आपको जो मैंने पहला पार्ट कराया था, बेसिक मैथ्स वाला जो कराया था, उसमें बताया था, फिर बता देते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको करने के लिए सिर्फ आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। कितना टाइम मिल रहा है? 2 आवर्स। टाइम हमारे पास है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 40। जो ये एग्जाम है इसके अंदर 3 सेक्शन बनाए गए हैं, ए, बी एंड सी। 3 जो सेक्शन है, पहला जो सेक्शन है ए, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मींस टोटल 12 मार्क्स। इसके अंदर आपको 2 चॉइसेस में मिल रही हैं, इंटरनल चॉइसेस 2 क्वेश्चंस के अंदर। सेक्शन बी जो है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स इज मींस ये भी 12 मार्क्स का है, और इसके अंदर सिर्फ एक चॉइस आपको मिल रही है, इंटरनल चॉइस। किसी एक क्वेश्चन के अंदर 2 हिस्से दिए होंगे, किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, ईच 4 मार्क्स मींस 16 मार्क्स टोटल। इसके अंदर भी आपको एक चॉइस दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A25 minus A15 फॉर द AP 6, 9, 12 and 15 and so on। मीन्स AP हमारे पास क्या है? AP हमारे पास है, सॉरी यहां लिख लेते हैं नीचे, AP वी हैव 6, 9, 12 and 15। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आएगा A2 minus A1, दैट इज 9 minus 6 is equal to 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है? A25 minus A15 निकालना है। A25 minus A15, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसको 10D मींस जितना डिफरेंस होता है उतने D होता है ये। ठीक है, 25 minus 15 मींस 10D इसका आंसर होगा, लेकिन हम इसको सोल्व करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो A25 minus A15, सो A25 को लिखते हैं A plus 24D, ठीक है, माइनस A15 को लिख सकते हैं A plus 14D। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? A plus 24D माइनस A minus 14D, दैट इज इक्वल टू A से A कैंसल आउट, 24D माइनस 14D कितना? 10D, और D की वैल्यू हमारे पास है कितना? 3, तो मीन्स आंसर इज 30। इजी है। ओके, इसका जो नीचे वाला पार्ट दिया है इसको हम करने की कोशिश करते हैं। 7th time the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term। ये आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दी है बेटा, उसको देखिए ध्यान से पढ़ेगा तो आपको पता लगेगा। वहां लिखा उसने m times mth term is equal to n times nth term, और फिर आपसे पूछा है m plus nth term, और उसका आंसर 0 है। उसका आंसर क्या है? 0। तो यहां देखिए 7th टर्म है और 5th टर्म है, और आपसे 12th टर्म पूछा है, मींस आंसर 0 है, लेकिन सोल्व करते हैं इसको। हमको गिवन 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म, तो यहां क्या है? 7 इंटू A plus 6D इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई A plus 4D। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा? 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 5A प्लस 20D। दोनों को एक साथ ले आते हैं, 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा? 2A, और यहां से आएगा 22D, 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? A plus 11D इज टू 0। दिस इंप्लाइज A plus 11D इज टू 0, क्योंकि 2 को नीचे लेके आया 0 हो जाएगा। और ये जो A plus 11D है, एक्चुअली इट इज 12th टर्म, A12, 0 आंसर। यही प्रूव करना था ना हमें, हो गया प्रूव। सॉरी, फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म क्या है? 0 है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था AM plus nth टर्म 0।
ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं एडवांस। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ द m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट स्टार्ट 5x minus 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। बेटा इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है mx ब्रैकेट स्टार्ट 5x minus 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो इसका d निकालते, ये वैल्यू क्या है a, ये b और c क्या है 0 है, ठीक है ना। यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू 5m, b इज इक्वल टू माइनस 6m एंड c इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकाल, d निकालते हैं, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इट शुड बी 0, वाई, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के बारे में मतलब d की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। चलिए ठीक है, तो यहां रखते हैं दिस इंप्लाइज b स्क्वायर यानी कि माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 5m इंटू c कितना 0, 0। दिस इंप्लाइज 36m स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर सिंपल था। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, थर्ड वन। Where this from a point P, two tangents PA and PB are drawn to the circle C, जिसका क्या है, उसे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 0, r। If OP is 2r, OP जो है 2r है, and then find एंगल APB, APB ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये रेडियस है, ये 2r है। अब देखिए बेटा, जो रेडियस होती है हमेशा टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। बस इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं। यहां पे यूज करेंगे हम साइन थीटा। क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। यहां इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी दिस वन इज बेस AP, यू कैन सी AP क्या है, बेस है। ये क्या है, AO परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। क्योंकि एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये बिगेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इसको देख लेना बेटा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहां वैल्यूज रखते हैं साइन थीटा, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है r, और हाइपोटेन्यूस कितना 2r, तो कट गया। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हमें यही एंगल निकाला था, हमें निकाला APB। क्या निकाला था, APB। हमने कौन सा एंगल निकाला, APO। अब देखिए यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा एंगल थीटा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में। तो ये थीटा, तो ये थीटा। दिस इंप्लाइज वी कैन से एंगल APB is equal to 2 times angle APO, which is equal to 2 times 30 degree, which is equal to 60 degree। ठीक है, एंगल APB, एंगल APB ये में निकालना था। अब उसने पूछा किस टाइप की ट्राइंगल है ये, कौन सी, APB। देखिए बेटा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये वाले साइड्स इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। लेट्स से दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज आल्सो x। अगर यहां सोल्व करें इसको तो यहां हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, बोथ
tangents. So angle PAB is equal to angle PBA is equal to x. Opposite angles of equal sides. ठीक है, अब यहां पे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ऊपर वाला एंगल ये कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, थीटा प्लस थीटा, और ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो यहां से आएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 120, दिस में x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60 है, ऑल एंगल्स आर of 60 degree. So triangle is an equilateral triangle. बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर पक्का दूंगा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. देखिए कौन बनाते हैं, this is a cone, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है बेटा, वो है हमारा 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 12,320। रेडियस इसका गिवन कितना गिवन है बेटा, रेडियस इसका गिवन है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, 22/7 इंटू आर कितना 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12,320। यहां से अगर हम एल निकालें तो एल आएगा 12,320 divided by 22 multiply 56 and here 7, पलट जाएगा 22/7, तो यहां से 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर 13, 11 1 जा अगेन 2 बचेगा, तो 22 2 जा 0, अगेन वी कैन कट 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो यहां से 2 से कट करें इसको, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 and 0 as it is, 8 से करते हैं 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 0, this implies L is equal to 70 सेंटीमीटर। L हमारे पास है। अब देखिए बेटा, जो कोन होता है इसके अंदर बीच वाली साइड क्या होती है, H होती है, क्या होती है, H, ये वाली साइड L और ये क्या होती है, रेडियस, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें निकालना क्या, एच, तो यहां से एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है, एल मीन्स 70 का स्क्वायर माइनस आर कितना 56 का स्क्वायर, एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू अंडर द रूट 70 का स्क्वायर कितना 4900, और 56 स्क्वायर जो होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 3136, कितना होती है 3136। सो हेयर वी गेट h इज इक्वल टू 1764। ठीक है, वर्सेस इक्वल टू प्लस माइनस 42, लेकिन माइनस आ नहीं सकता क्योंकि क्या हाइट है, सो दिस इंप्लाइज height of the cone is 42 सेंटीमीटर। आंसर इजी है। ओके, चलिए एडवांस करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क। देखिए बेटा, जो मॉडल मार्क होता है इसी को हम मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडल मार्क
इज इक्वल टू मोड। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज 45, इसको 45 क्या क्या मोड बताया इसने। विच while printing the data a blank was left, find the missing frequency in the table। ये मिसिंग है तो इसको मान लेते हैं x। क्या मान लिया? x। अब मॉडल क्लास कौन सी है? 45 है मोड, तो मॉडल क्लास क्या होगी? ये वाली। ठीक है, ये अपने पास मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास है बेटा, जब भी आपको मोड निकालना होता तो आपको चाहिए f1 f0 एंड f2। तो ये होता है अपना f1। क्या होता है f1? इससे पहले वाला f0 और इसके बाद वाला f2। फॉर्मूला रखते हैं इसमें और हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये l क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 40 है। और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल 40 से 60 मींस हाइट कितनी है? 20 है। तो यहां से वैल्यूज रख लेते हैं। मोड कितना अपना? मोड था 45। 45 इज इक्वल टू l 40 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है? x माइनस f0 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10 माइनस 6 इंटू h कितना है? 20। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इस 40 को तो ले जाऊंगा तो क्या 5 हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 16 और ये 20 इधर तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 4 जा 20। ठीक है, ये कितना? 4 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इधर इनको इधर। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 2x माइनस 16। सिंप्लीफाई करेंगे 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 16 है, उधर से आएगा प्लस 40। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी बेटा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आंसर आ गया? कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए एडवांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Ritu were younger by 5 years. If Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट हर प्रेजेंट एज इज x years. Okay. If Ritu were younger by 5 years, then what she really is? ठीक है, then the square of her age, कितना एज हो जाएगा उसका? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उसकी जो एज हो जाएगी 5 साल पहले, उसका स्केयर इज इक्वल टू वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज विच इज x। इजी है। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? यहां आएगा x स्केयर प्लस 25 माइनस 10x। देखिए बेटा, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। तो यहां से क्या है? x स्केयर माइनस 15x, ये माइनस 10x है तो ये क्या आएगा? माइनस इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, एंड प्लस 25 माइनस 11 तो आएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज इजी है, 1 और 14 हो जाएगा इसमें, तो यहां से फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? x स्केयर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे हम x
x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 14 अगेन इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस रह जाएगा, ठीक है। सो यहां अगेन कॉमन लेंगे x माइनस 14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। एक x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14। दूसरा हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो उसने बोला था आज की एज से 5 साल पहले, तो इसमें तो 5 साल पहले हो नहीं सकता, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। दिस आर फाइनल वैल्यू आंसर, ठीक है। ओके चलिए सोल्व फॉर x। गिवन क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काफी इंटरेस्टिंग है बेटा और इजी भी है। ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हमारे पास a माइनस b एंड a प्लस b, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने कर चुके हैं आप इस चीज को। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। उसी चीज का यहां यूज करने वाले हैं, ठीक है। 9x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बनाएंगे p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो यहां आएगा माइनस 3p माइनस क्यू एक्स एंड माइनस 3p प्लस क्यू एक्स। इसको मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, एक ये और एक ये, प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा ये माइनस 3p है, यहां भी माइनस 3p है, यहां प्लस 3q है, यहां माइनस 3q है, तो q से q कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस 6p ही आएगा जो ऊपर है, ठीक है। ओके दिस इंप्लाइज, अब क्या होता है कॉमन लेते हैं। पहले में हम कॉमन लेंगे 3x इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x माइनस p माइनस q, ठीक है। यहां पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए हमें बचा ना 3x, 3 एंड x, तो बाकी सब कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस p प्लस q को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3x। और यहां क्या बचेगा, माइनस कॉमन गया तो यहां पे आएगा माइनस, और p प्लस q बचा गया है तो यहां p माइनस q बचेगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज p माइनस q, p प्लस q जा चुका है, तो यहां बचेगा p माइनस q इज इक्वल टू 0। सो वी हैव दिस सेम, ठीक है, तो ये कॉमन निकल जाएगा 3x माइनस p माइनस क्यू, और क्या बचा, इधर बचा 3x और यहां बचा माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। 3x माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू p माइनस क्यू। So x is equal to p minus q divided by 3। एक आंसर हमारे पास ये है। दूसरा अगर हम देखें तो यहां से है 3x minus p plus q is equal to 0। So 3x is equal to p plus q। So x is equal to p plus q by 3। ये भी अपना एक आंसर है, ठीक है। फैक्टराइज हो गया, x की वैल्यू निकल चुकी है, एक बार आई p minus q by 3 और एक बार आई p प्लस क्यू बाई 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हमारे पास क्या है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन है तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, उसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस टेबल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। हमने इसको चेंज किया और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है 40, ये 40 प्लस 80, ये 120 प्लस 62 और ये 182 प्लस 38 एंड 220 प्लस 30 250। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, दिस इज 3 to 4 बट दिस इज 0 to 4, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये 3 से 4, ये 0 से 4, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रखना है। ओके चलिए मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n हमारे पास है 250, तो n बाई 2 कितना होगा, n बाई 2 होगा हमारे पास 125, ठीक है। ओके, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, हम देख लेते हैं। देखिए n बाई 2 125 आया, मीन्स हमारे पास मीडियन जो है, मीडियन यहां पे कहीं लाई करेगा, 120 से ऊपर है तो मीन्स यहां पे लाई करने वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये रही फ्रीक्वेंसी एफ, लेकिन जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सी एफ, वो हम इससे जस्ट पहले वाली यानी कि ये लेने वाले हैं सी एफ, ठीक है। और क्लास हमारे पास ये 02 से 03, ठीक है, मींस लोअर क्लास, लोअर है 02 और इसका हाइट जो है क्लास की वो 1 है, हाइट क्या है 1, तो यहां पे वैल्यूज रखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास 2 प्लस n बाई 2 कितना है 125 माइनस सी एफ कितना 120 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है 62 इंटू एच कितना है 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 62। अगर मैं 62 की वैल्यू निकालूं तो 62 की डेसिमल में वैल्यू आएगी नियरली 0.08 समथिंग, विच इज नियरली इक्वल टू 2.08 आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या मीडियन आ गया है इस डाटा के लिए। चलिए एडवांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन का है तो आपको नोटबुक में और कंपास वगैरह यूज करके करना होगा, लेकिन मैं इसका आइडिया देता हूं होता कैसे है। देखिए पहली चीज आपको समझने वाली बात क्या है, जब भी किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो टेंजेंट्स दोनों दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं 90 डिग्री विद रेडियस। ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं 60। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, जिसने बोला है कि दोनों टेंजेंट्स क्या बना रहे हैं आपस में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। जब भी किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो उसका कोई भी एक रेडियस बनाइए, और इस रेडियस पे अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाता हूं तो क्या होती है टेंजेंट होती है, ठीक है। अब इसी चीज का यूज करना है आपको, क्या करना है कंपास लेना है, एक सर्कल बनाना है, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और वह एंगल क्या देगा हमें एक टेंजेंट दे देगा। फिर क्या करना है, इस सेंटर पे हमें एक एंगल 120 डिग्री का बनाना है, कितने डिग्री का 120 डिग्री का। जब 120 डिग्री का होगा तो हमारे पास दूसरी रेडियस आ जाएगी और दूसरी रेडियस पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, और ये दोनों टेंजेंट जहां पे कट करेंगे वो हमारा क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। इसको नाम दे सकते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं बी। दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके एडवांस करते हैं। अगेन हमारे पास डाटा से एक क्वेश्चन है, अब की बार क्या पूछा है उसने देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे इन ए क्रिकेट मैच, फाइंड नंबर ऑफ रन्स। देखिए बेटा, इसने क्लास हमें दिया है, ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी दी है। कितने बैट्समैन हैं जिन्होंने 0 से 40 के बीच में रन बनाए, कितने बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 40 टू 80 के बीच में रन बनाए हैं, कितने बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 80 टू 120 के बीच में रन बनाए हैं, ठीक है ना। इस तरह से डाटा दिया है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला आपके पास पता है, मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास मीन्स FI XI सबका जोड़, समीशन जिसको लिखते हैं समीशन जोड़, उसको अगर हम डिवाइड करें FI से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा मीन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, टोटल बाय नंबर ऑफ टर्म्स। याद है कुछ, हम मीन पहले भी निकालते थे, ठीक है। बिना जो अरेंज डाटा होता है उसको सीधा टोटल करते हैं और जितनी टर्म्स उनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल कैसे होगा, समीशन FI इंटू XI डिवाइड बाई FI फ्रीक्वेंसी। अब देखिए
ये एफ आई है, ये एक्स आई है। एक्स आई क्या होता है? क्लास मार्क होता है बेटा। देखिए 0 से 40 इसका मिड पॉइंट जो होता है उसको लिखते हैं एक्स आई। ये 20, इन दोनों का 60, इन दोनों का 100। इसका सिंपल तरीका क्या है? इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। 80 प्लस 120/2, 200/2 यानी कि 100। ठीक है, यहां देखिए 0 to 40 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, डिवाइड बाय 2 मीन्स 20। एक्स आई आ चुका है हमारे पास। मीन्स अगर मैं रन की बात करूं तो 20 रन जो है वो 12 प्लेयर्स ने स्कोर किए, तो टोटल स्कोर कितना होगा? 240 आएगा। इसलिए हमने 240 किया, मल्टीप्लाई किया। इन दोनों क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये है टोटल समीशन एफ आई एक्स आई, और ये है समीशन एफ आई। ठीक है, तो मीन निकालना, मीन का फॉर्मूला हमारे पास है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। मीन्स 13280 डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 कट, इसको 12 से कट कर सकते, 12 1 जा 12, 1 बचेगा तो 1 2 12, अगेन 12 1 जा 12, फिर क्या 8 है, 8 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 आ जाएगा पॉइंट। फिर 12 से करेंगे तो 12 7 जा 6, 7 जा ज्यादा हो जाएगा बेटा, 6 जा। इसको लिखते हैं 110.6। सो मीन इज 110.6 आंसर। कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा बेटा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। 2 वर्टिकल पोल्स हैं बेटा डिफरेंट हाइट्स के, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। 2 पोल्स हैं, बना लेते हैं, यह बनाते हैं। एक इतना लंबा पोल है और दूसरा छोटा पोल है, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज 20 मीटर। ठीक है, इसका नाम लेते हैं पी क्यू एंड आर एस। The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 डिग्री। देखिए बेटा, एक के फुट से एक को देखते हैं तो 60 डिग्री आ रहा है, दूसरे से देखते हैं तो 30 डिग्री है। मीन्स एक एंगल 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। जो पोल लंबा है इसको अगर हम देखेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? ज्यादा होगा। मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री, और जो छोटे वाला होगा उस पे एंगल क्या होगा? अपना कम होगा। मीन्स दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? इनकी डिफरेंस निकालना है। मीन्स हाइट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द 2 पोल्स। इन दोनों की डिफरेंस निकाल। देखिए सिंपल है, पहले क्या करते हैं? इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, हम हाइट निकाल लेते हैं टावर की। ठीक है, सो हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इंप्लाइज टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू पी कितना? पी क्यू डिवाइडेड बाय 20। दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 20 √3। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर एस। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। मीन्स टेंजेंट 31 बाई √3 इज इक्वल टू पी कितना? आर एस डिवाइड बाई 20, बेस 20 है। दिस इंप्लाइज आर एस इज इक्वल टू 20 बाई √3। डिफरेंस ऑफ हाइट निकाला, हाइट का डिफरेंस, डिफरेंस of their heights means हमें निकालना पी क्यू माइनस आर एस। तो यहां रखते हैं पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 20 √3 माइनस 20 बाई √3। ठीक है, यहां से क्या हम कॉमन ले सकते हैं या फिर इसको रेशनलाइज कर सकते हैं पीछे वाले हिस्से को, एज यू विश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं √3। तो 20 √3 बाय 1 था तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 आ जाएगा। मीन्स 20 3 जा 60 माइनस ये एज इट इज 20। सो वी हैव 40 बाई √3। इसको रेशनलाइज करते हैं √3 बाई √3 मीन्स 40 √3 डिवाइडेड बाय 3।
बट आंसर ने उसने √3 की वैल्यू दी है, तो इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 1.73 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर अगर सोल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 22.8 समथिंग, 22.8 आंसर। लॉजिक समझ में आया बेटा? लॉजिक आ गया तो सब कुछ आ गया, ठीक है। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। A 1.7 meter tall boy is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. एक बिल्डिंग बना लेते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी बनी है बेटा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, गिर सकती है कभी बिल्डिंग, इसका नाम देते हैं A B। द बॉय स्टैंडिंग ओवर हियर समथिंग समवेयर 1.7, ठीक है। ये कितनी दूर खड़ा है इससे, 50 मीटर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप को ये लड़का देख रहा है यहां खड़ा होकर, इसकी आंखें यहां होंगी, तो यहां से इसने इसको ऐसे देखा। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये 50 है तो ये भी 50 होगा बेटा, और ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा, 1.7 होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। तो सबसे पहले हम इसका नाम दिया PQ, ठीक है। यहां देखिए, यहां लिखते हैं PR इज इक्वल टू QB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया एक तरह से, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। एंड RB इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू 50, ठीक है, दोनों साइड्स 50 के इक्वल है। RB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1.7 मीटर, सेम ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल PRA, ठीक है। यहां पे हमें निकालना, ये हाइट है AR और ये बेस है परपेंडिकुलर बेस, तो यहां लेंगे हम टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AR बाय बेस यानी कि PR। यहां से निकालें हम, तो यहां से टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है, √3, √3 इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय PR, PR कितना है 50, तो यहां से हमारे पास आया AR इज इक्वल टू 50 √3, AR आ चुका है। लेकिन ये क्या, कंप्लीट हाइट नहीं बिल्डिंग की, बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट जो है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट की बात करूं तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, AR भी होगा और RB भी होगा, सो यहां आएगा AR प्लस RB। AR की वैल्यू कितनी है, AR की वैल्यू 50 √3 एंड RB की वैल्यू हमारे पास 1.7 है। वैल्यूज रखते हैं 50 मल्टीप्लाई 1.73 प्लस 1.7, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा नियर बाय 173/2, सो 86.5 समथिंग आएगा ये, 86.5 प्लस 1.7 विच इज इक्वल टू 88.2 मीटर, ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर गिवन है यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है। आंसर सब इजी है बेटा, अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा, ठीक है। अगर कोर कंसेप्ट्स आपके अंदर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखिए, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। मींस कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक स्फेरिकल बॉल है जो अंदर से खोखली है, ठीक है, इस टाइप की, इसको किस में कास्ट किया गया है, इसको से एक सिलेंडर बनाया गया, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जब भी क्या होता है, मेल्ट किया जाता है किसी को, एक चीज को दूसरी चीज में मेल्ट करके बनाया जाता है, रिकास्ट किया जाता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मटेरियल होता है वो सेम रहता है, मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम इन प्रोसेस ऑफ recasting the volume of material remains
सेम। तो इन दोनों का वॉल्यूम्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा, इसका होता है 4/3 r³ r³ मीन्स देखिए अब ये होलो सिलेंडर है तो मीन्स r आउटर क्यूब माइनस r इनर क्यूब करेंगे हम इसको। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि आउटर से जो वॉल्यूम आएगा लेकिन अंदर वाले खोखले हिस्से को हम माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, इज इक्वल टू सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी रेडियस गिवन है बेटा, कितना डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितना होगा आर होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं 4/3 आर आउटर कितना है, आउटर है 5 और अंदर कितना है 3, तो 5 का 125 और 3 का 27 इज इक्वल टू, ये 7 है 7 7 जा 49 इंटू एच, यहां से h निकालेंगे तो h आएगा अपने पास 4/3 मल्टीप्लाई 98, 125 - 27 और ये 49 है डिवाइड में चला जाएगा 49 इन 49 2 जा 98, सो मीन्स 8/3। हाइट हमारे पास क्या आ गई है 8/3। अब देखिए इस सिलेंडर की हाइट हमारे पास आ चुकी है, रेडियस पहले दे रखी थी, इसने पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए टोटल सरफेस एरिया का लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, देखिए बेटा अगर मैं बेसिक फॉर्मूले से बताऊं तो क्या होता है 2πr/h, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल ऊपर नीचे होते हैं मींस 2πr², तो यहां से कॉमन लेंगे 2πr, ब्रेड बचेगा r + h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 × 22/7, रेडियस कितना 7, रेडियस कितना 7 और हाइट कितना है 8/3, जो अभी भी कैलकुलेट किया था। देखिए हाइट कितना है 8/3, तो यहां पे उसको रख लेते हैं 8/3, सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 कट गया, ये 44 मल्टीप्लाई 21 + 8/3 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 29/3। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 425.33 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन अपने हाथ से कीजिएगा, मैं पहले कर चुका हूं इन कैलकुलेशंस को। ओके, चलिए एडवांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। इन दोनों टेंजेंट्स ने जो एंगल बनाया इज सप्लीमेंट्री विद द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contacts this angle। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल जुड़ के 180 है। पहला एंगल किसे, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स मींस दिस वन, एंड एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट joining the point of contacts मींस ये वाला। इन दोनों का सम मुझे कितना बताना है 180 डिग्री। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, नाम रख देते हैं इसका TPOQ। ठीक है, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखिए एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इज आल्सो 90 डिग्री। व्हाई, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं इसको इक्वेशन 1 में ले लिया हमने। इन वैल्यूज को पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट एंगल T + 90 प्लस एंगल O प्लस
90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 90 90 180 माइनस 180। दिस इंप्लाइज एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। वेरी इजी, सब कुछ इजी है। बट जब पिताजी खेती करते ना तो उनके हाथ में कस्सी चलती हुई बड़ी अच्छी लगती है, अरे बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब उस कस्सी को अपने हाथ में लेते हैं, उस फावड़े को अपने हाथ में लेते हैं तो पसीना आ जाता है बेटा। ठीक है, तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली होगा ये, और आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो सब कुछ डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। ठीक है, ओके चलिए एडवांस करते हैं। ओके, अगेन वी हैव सम question related to circles. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ, this angle, is double of angle OPQ. ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O with T, एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, ये जो एंगल है ये x होगा, तो ये एंगल भी x होगा। क्यों होगा हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम लेते हैं PQR। ठीक है, ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल TPO, ये दो ट्रायंगल्स लिए, इनके नाम मैंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा लिख दिया है, इनको सीक्वेंस में लगाएंगे बाद में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो पहली जो ट्रायंगल है PRO, इसमें R पे क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मींस वी कैन से एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल TPO इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है PQ chord is bisected by radius at 90 डिग्री। सेकेंड, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारे पास है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, मीन्स वी कैन से दिस इंप्लाइज वी कैन से एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल TPO, बोथ 90 डिग्री। एक एंगल और भी है जो इन दोनों में कॉमन है, वो एंगल क्या है? एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल TPO इज इक्वल टू POR। ठीक है, कॉमन। जब दो एंगल कॉमन है तो क्या ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। सिमिलर हो जाएंगे तो मींस वी कैन से, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं हम। देखिए ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है R पे, और यहां पे भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल कॉमन है, मींस हम चलते हैं 90 टू दिस कॉमन एंगल। इस छोटे ट्रायंगल में देखें तो ROP, ट्रायंगल ROP इज सिमिलर ट्रायंगल। दूसरे का नाम क्या लिखते हैं? 90 एंड कॉमन मींस PO, सो POT। तो यहां पे अगर ऐसा है तो एंगल्स, बाकी तीसरा एंगल जो होगा वो भी कॉमन इक्वल होगा। तो तीसरा एंगल क्या है? बाय एंगल प्रॉपर्टी। और तीसरा एंगल की बात करते हैं, तीसरा एंगल कौन सा? तीसरा एंगल हमारे पास आएगा, यहां से देखें अगर हम इधर से, तो आएगा RPO, एंगल RPO इज इक्वल टू एंगल RPO है तो यहां से PTO बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और
ये जो एंगल है और ये एंगल, ये जो टीओ है ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है, ये भी एक्स होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं एंगल PTO PTQ PTQ is equal to 2x एंड एंगल PTQ is equal to 2x की वैल्यू की जगह हम रख सकते हैं एंगल, बोलो बोलो, OPQ या OPR। एंगल PTQ is equal to एंगल 2 मल्टीप्लाई एंगल OPQ। यह हमें प्रूव करता है, हेंस प्रूव्ड। स्माइल। ओके, चलिए एडवांस करते हैं। Here we go. 13 questions. Trigonometry in the form of triangulation forms the basic of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, radio navigation system helps to locate our position on Earth with help of satellites. जितनी भी नेविगेशन है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही होती हैं, ठीक है ना। कुछ सिंपल हो सकती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ए गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, ये टावर है 240 मीटर हाइट है इसकी, 240 मीटर। इट इज विजिबल और नॉट विजिबल? अगर विजिबल नहीं है तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ओके 240 मीटर, ठीक है, ये टावर की हाइट है। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, मींस देखिए नॉर्मली अगर बंदा देखता है तो स्ट्रेट देखता है बिल्कुल, ठीक है। क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। ए क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लॉप्स। ये एक डिवाइस है बेटा जिससे हम एंगल, टिल्ट, झुकाव मेजर कर सकते हैं। द गार्ड यूजेस दिस डिवाइस टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस, मीन्स लाइट हाउस की तरफ जो बोट आ रही है उसको देखने के लिए उसने उस चीज का यूज किया। और एंगल कितना है वहां से निकल के, एंगल आया यहां से निकल के 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ये उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टावर है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 240 हमारे पास है यहाँ पे। उसे पूछा है पहला क्वेश्चन, मेक ए लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बन चुकी है, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ये फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर है, यहां से इसका डिस्टेंस निकाला, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमें निकालना है, एंगल गिवन है तो सिंपल है, टेंजेंट थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा की, यहां नहीं यहां लिख लेते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 240 बाय बेस, तो यहां से बेस आ जाएगा 240√3, ठीक है। यही हमें निकालना था, पहले का आंसर आ चुका है। अब चलते हैं सॉरी दूसरे की तरफ। देखिए बेस का डिस्टेंस अपना आ चुका है, कितना है 240√3, इसको याद रखिएगा, वी हैव द स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास आ चुका था 240√3, ठीक है। और ये कितना था, ये था हमारे पास 240, ये एंगल कितना था 30 डिग्री। अब उसने बोला सेकंड पार्ट, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 - 1 मीटर, ठीक है। अब कितना रिड्यूस हो चुका उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम लिख लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। पहले BC था, अब रिड्यूस कितना होगा, BC में से हो गया 240√3 - 1, ठीक है। इस
ये क्या है अपने पास, मान लेते हैं वो पहुंच गए यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका पॉइंट का नाम लेते हैं डी, क्या नाम लेते हैं डी। सो ये है डी सी, डी सी इज इक्वल टू बी सी माइनस दिस वन, ठीक है। इतना वो कम कर चुके हैं, मतलब इतना चल चुकी है। सो डी सी इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी था अपने पास 240√3 माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 240√3 प्लस 240, ये तो कट जाएगा, तो 240, दिस implies we can say DC, sorry, DC is equal to 240, DC 240 है। अब हमें क्या करना है, what was the new angle of diffraction, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा। अब देखिए सिंपली मैं बताता हूं आपको, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई, 240 आई है, और ये वैल्यू भी कितनी है, 240 है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी इज इक्वल टू डी सी, 240 बोथ इक्वल, ठीक है। अगर ये है तो ट्रायंगल कैसी है, ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं आप इजीली, कितना होगा 45 डिग्री होगा। सो वी कैन से दिस इंप्लाइज x प्लस एक्स प्लस 90 इज टू 180 डिग्री, ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमें निकालना था, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वाला इससे भी सिंपल है, ठीक है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। ओके, पुशअप्स आर द a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-up primarily target the muscles of the chest, arms and shoulders, sport required from other muscles help in toning up the whole body. ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसने क्या किया क्या नहीं किया। ये मसल्स के बारे में बता रहा है, पुशअप्स के बारे में बता रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने पुशअप्स मार सकते हैं, हाउ मेनी पुशअप्स यू कैन डू, ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारा मैथ्स का पॉइंट है। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। वाओ, काफी अच्छा है। ओके, आपको पता है बेटा व्हाट इज द रिकॉर्ड फॉर पुशअप्स इन 1 आवर। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्राइट कलर नहीं है। रिकॉर्ड्स पुशअप्स इन 1 आवर, सर्च कीजिएगा कितना है, किसने किया ये सर्च कीजिएगा, मैं बता देता हूं कितना है। अभी तक रिकॉर्ड जो है 3054 का पुशअप्स इन 1 आवर, ये रिकॉर्ड है। फाइंड आउट हु, ठीक है, कौन से देश से, क्या नाम है इसका, वो चेक करना है आपको। चलिए अब करते हैं। नितीश कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, बट ही वांट टू अचीव a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practice regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups. वो हर रोज 5 ज्यादा लगा सकता है, ठीक है, from the previous day. If one day, on the first day of practice, he makes 3000 push-ups and continue to practice regularly till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following questions. पहले तो क्या करना है, form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he need to practice before the final day. ठीक है, देखिए AP क्या होगा बेटा, AP निकालने से पहले फर्स्ट टर्म होगा बेटा 3000, फिर कॉमन डिफरेंस, है बेटा 5 पुशअप्स ईच डे, ठीक है। सो अगर एपी हम बनाएंगे तो एपी विल बी लाइक दिस, 3000, 3005, 3010,
3015 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 3900, क्योंकि उसको ये अचीव करना है। ठीक है, अब कितने दिन में अचीव करेगा उसके लिए क्या निकालते हैं हम, एन निकालते हैं। ठीक है, मीन्स ए एन बोले या लास्ट टर्म बोले, इज इक्वल टू 3900। फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 3900। ए कितना 3000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना 5 इज इक्वल टू 3900। यहां से देखें, अगर एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 900। ठीक है, ओके, फिर यहां आएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 900 बाई 5, n माइनस वन इज इक्वल टू 180। सो n की वैल्यू क्या आई बेटा, 181 आई। देखिए, लेकिन 180 फर्स्ट जो डे था, 181वां जो दिन होगा, उस दिन क्या 3900 पुशअप्स लगा देगा वो। तो उसने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए क्या एक दिन कम। सो यहां कसते हैं नंबर ऑफ डेज फॉर प्रैक्टिस इज 180। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। चलिए, ये तो कुछ गड़बड़ है, यहां हमने स्पेस नहीं छोड़ा इसके लिए। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। देखिए यहां पे अभी हमें निकालना है सम ऑफ ऑल पुशअप्स। ठीक है, आज तक जितनी पुशअप्स हैं उनका सम निकालना है। ठीक है, सम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है। ओके, इसको बोले हम यहां स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3000, ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास है 3900, एन हमारे पास है 181। हमें क्या निकाला, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो एन बाई 2 मल्टीप्लाई ए 3000 प्लस एल 3900। सो यहां से हम निकालेंगे तो आएगा एस एन इज इक्वल टू 181 बाई 2 मल्टीप्लाई 6900। यहां से एस एन क्या आएगा 181 मल्टीप्लाई, अगर 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। सो एस एन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहां से आएगा 6,26,450 पुशअप्स। ये फाइनल आंसर है बेटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम जो यूजर है उससे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और हम टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप हमारे साथ बने रहें।